सो हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक इन सीए फाइनल एडवांस्ड ऑडिटिंग, दैट इज प्रोफेशनल एथिक्स. Guys, this particular topic comes in your exam. It's around 25 marks. It's cover your 25 marks in the auditing paper. So guys, it's very important for us. So हम इसमें क्या करने वाले हैं, इस पर्टिकुलर गाइस इसको हम इस पूरे प्रोफेशनल एथिक्स के लेक्चर को अराउंड 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे. गाइस फर्स्ट पार्ट होगा हमारा, पार्ट होगा जिसमें अराउंड सेक्शंस कवर करेंगे, सारे जितने भी प्रोफेशनल एथिक्स में कुछ मेन सेक्शंस है वो कवर करेंगे. उसके साथ शेड्यूल 1 ऑफ पार्ट 1 कवर करेंगे, उसमें सारे क्लोजेस कवर करेंगे एक्सेप्ट 6 एंड 7. गाइस ये 6 एंड 7 आपस में बहुत बड़े क्लोजेस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजेस हैं, तो इनको अलग से एक बार देखेंगे. गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जो क्वेश्चन अराउंड अगर 25 मार्क्स का प्रोफेशनल एथिक्स में से आता है तो अराउंड मेजर पोर्शन जो गाइस होता है उन 2 क्लोजेस में से ही हमारा 6 और 7 क्लोजेस में से ही हमारा लग जाता है. तो गाइस उसको एक बार अलग से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंस देके उसको देखेंगे. उसके बाद गाइस हम करेंगे ये 12 क्लोजेस एक्सेप्ट 6 एंड 7 के बाद उसके बाद हम आगे का शेड्यूल करेंगे, शेड्यूल 2 करेंगे, उसमें भी पार्ट 1 करेंगे. गाइस आपको एक चीज़ बता दूं मैं, जो पार्ट 1 है ना कि हर पर्टिकुलर शेड्यूल्स के, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप गाइस देखेंगे जब हम इसको कंप्लीट करने के बाद ना, जितने शेड्यूल्स हम यहाँ पर, जितने क्लोजेस हम यहाँ पर कवर करेंगे, मेनली जो पार्ट हम कवर करेंगे गाइस वो करेंगे हम शेड्यूल 1 का पार्ट 1 एंड शेड्यूल 2 का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑल्सो, बिकॉज इन शेड्यूल 2 बोथ पार्ट्स आर इंपॉर्टेंट, बट इन शेड्यूल 1 ओनली पार्ट 1 इज इंपॉर्टेंट. गाइस पार्ट 1 किन के लिए होता है? फॉर सीए इन प्रैक्टिस, कि सीए इन प्रैक्टिस अगर ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी कोई भी मिसकंडक्ट होता है तो क्या, कैसे गिल्टी होता है, क्या सब होता है, तो वो चीज़ हम देखते हैं. तो गाइस हर शेड्यूल में जो पार्ट 1 होता है वो सीए इन प्रैक्टिस के लिए होता है गाइस. तो ये वाले क्लोजेस हमारे लिए ज़्यादा शेड्यूल्स पार्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन अदर पार्ट्स. सो गाइस इनके ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा रहेगा. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग, तो गाइस हमने पार्ट लिख लिए. पार्ट 1 हमारा ये वाला होगा जिसमें हम सेक्शंस कवर करेंगे और शेड्यूल 1 का पार्ट 1 कवर करेंगे एक्सेप्ट 6 एंड 7. फिर गाइस नेक्स्ट पार्ट में हम 6 एंड 7 क्लोज को कंप्लीट करेंगे. फिर उसके बाद गाइस शेड्यूल 2 को कंप्लीट करेंगे. फिर लास्ट में गाइस हम इसके कुछ ट्रिक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स देखेंगे कि जो हमारे क्लोजेस को रिमेंबर करने में ईजी रहेंगी, उन ट्रिक्स को भी हम देखेंगे गाइस. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर पार्ट नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोफेशनल एथिक्स लेक्चर. सो गाइस लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले गाइस हमारे पास आता है यहाँ पे सेक्शन 8, डिसक्वालिफिकेशन. सीए नॉट एंटाइटल टू एंटर हिज नेम इन रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. गाइस सीए बन जाने के बाद भी ना वो अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में उसमें एंटर नहीं करवा सकता. तो वो कौन कौन सी कंडीशन होती है? सबसे पहला गाइस, अगर वो अनसाउंड माइंड हो जाए, अगर वो पागल हो जाए, तो वो अपना उसका चार्टेड अकाउंटेंट जी का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नहीं आ सकता. या फिर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हैं, यानी कि वो दिवालिया हो चुके हैं और दिवालिया ऐसे हुए हैं अभी तक वो दिवालिया ही हैं, मतलब वो दिवालिये से बाहर नहीं आए. तो गाइज ये वो वाला पॉइंट हो गया. उसके बाद गाइज कहता है डिस्चार्ज इंसॉल्वेंसी से बाहर तो आ चुके हैं, बट उनको ना कोर्ट ने एक सर्टिफिकेट नहीं दिया. सर्टिफिकेट किस चीज़ का नहीं दिया गाइज? सर्टिफिकेट किस चीज़ का नहीं दिया? डेट उनकी जो इंसॉल्वेंसी थी वो ड्यू टू मिसफॉर्चून थी. कि गाइज उनको कोर्ट ने ये सर्टिफिकेट नहीं दिया कि इन जो हमारे चार्टेड अकाउंटेंट सर थे ना, उनकी जो इंसॉल्वेंसी हुई थी ना वो ड्यू टू मिसफॉर्चून हो गई थी, ड्यू टू मिस हैपनिंग हो गई थी. गाइस क्या मतलब होता है मिसफॉर्चून का? सपोज वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया था जिस एरिया में उनकी फर्म ऑपरेट करती थी, उनका जहाँ पे ऑपरेशंस थे गाइस, जहाँ पर वो अपना कामकाज करते थे, वहाँ पर फ्लड्स आ गए. जैसे अभी बिहार में गाइस बहुत बुरी हालत है, तो वहाँ पे लोगों का जो लाइवलीहुड है वो बहुत इफेक्ट हो गई है. तो इस केस में गाइस वो अपना काम नहीं कर पाए और उनको जो है बहुत सारी देनदारियां उनके ऊपर आ गई. तो इसकी वजह से वो इंसॉल्वेंट हुए. तो कोर्ट क्या दे देगा उनको? कोर्ट एक सर्टिफिकेट दे देगा कि ये सीए सर ना जो इंसॉल्वेंट हुए थे ना, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, ये एक मिसफॉर्चून था, उसकी वजह से वो इंसॉल्वेंट हुए थे. तो अगर हमारे को वो सर्टिफिकेट मिल जाता है तो इट्स वेल एंड गुड. अगर सर्टिफिकेट गाइस नहीं मिलता तो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी उस किसके बावजूद, उसको इंसॉल्वेंसी से बाहर आने के बावजूद भी वो अपना नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं करवा पाएंगे.
तो ये थर्ड पॉइंट हमने देखा गाइस। नाउ मूविंग ऑन टू फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में गाइस हमारे को बोलता है कन्विक्टेड बाय एन कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग मोरल टर्पिट्यूड, नोट ऑफ टेक्निकल नेचर। नोट ऑफ टेक्निकल नेचर गाइस, कुछ ऐसा उन्होंने, यानी कि सपोज करो उन्होंने ना मर्डर कर दिया किसी का, हमारे सीए सर ने ना मर्डर कर दिया गाइस किसी का। वो जो ऐसा ऑफेंस करा कि वो उनके कामकाज से रिलेटेड नहीं है। नोट ऑफ टेक्निकल नेचर यानी कि नॉट रिलेटेड टू देयर वर्क, बट उन्होंने कोई ऐसा अपराध कर दिया, कोई घिनौना अपराध कर दिया गाइस, उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया, कुछ गलत काम कर दिया, उनके काम से रिलेटेड नहीं है, काम के अलावा कुछ ऐसा पर्सनल मिसकंडक्ट कर दिया गाइस। तो उस केस में भी वो डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी, उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर नहीं होगा। बट एक्सेप्शंस क्या है कि अगर उनको पैरडन मिल जाता है, यहाँ पर लिखा है गाइस PARDON, यानी कि उनको अगर माफ़ी मिल जाती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसको रिमूव कर देती है, तो हमारे सीए सर ना अपना नाम वहाँ पर एंटर करवा सकते हैं। फिर उसके बाद गाइस एज लेस देन 21 ईयर्स, एज लेस देन 21 ईयर्स, अगर वो हमारे सीए जो हैं बहुत होशियार थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने 20 ईयर्स में ही सीए फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, तो गैस उस केस में भी ना उनको उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी। फिर गैस लास्ट पॉइंट, बाय आईसीआई, रिजल्ट ऑफ आईसीआई, किसी भी वजह से उनको, जो अभी हम क्लॉजेस देखेंगे आगे, तो उन क्लॉजेस में अगर हमारा सीए सर कहीं पर मिसकंडक्ट करते हैं तो उनको आईसीआई जो है उनका नाम रिमूव कर सकती है। तो गैस ये हमने सेक्शन 8 कवर करा। इसमें से फटाफट रिवाइज करेंगे गाइस। पहला पॉइंट था हमारा, जल्दी बताइए गाइस, अनसाउंड माइंड जो है, अनसाउंड माइंड हो गए थे, पागल हो गए थे हमारे सीए सर। उसके बाद गाइस क्या हुआ था, वो इंसॉल्वेंट हो गए थे। उसके बाद गाइस क्या हुआ था, वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट रहे थे। जो सेकंड पॉइंट में गाइस इंसॉल्वेंट हो गए थे और इंसॉल्वेंसी से बाहर भी नहीं आए थे वो, यानी कि अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट में हमने देखा वो उनका इंसॉल्वेंसी से तो डिस्चार्ज हो गए थे, ही इज अ डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, बट ही इज नॉट ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम कोर्ट दैट इंडिकेटिंग दैट हिज इंसॉल्वेंसी वाज ड्यू टू मिसफॉर्चून। वो कोर्ट ने उनको वो वाला सर्टिफिकेट नहीं दिया, तो अभी भी वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे। फिर उसके बाद गाइस फोर्थ पॉइंट में हमने देखा कि उनको ना कोर्ट ने उनको कोई सजा सुना दी थी या फिर उनको जेल हो गई थी, और जेल ऐसे ऑफेंस की वजह से हुई थी गाइस, वो ऑफेंस ऐसा था जो उनके कामकाज से रिलेटेड नहीं था, उन्होंने किसी का मर्डर कर दिया था या फिर कोई और घिनौना अपराध उन्होंने कर दिया था गाइस, तो उसकी वजह से भी उनके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाएगी। ये डिस्क्वालिफिकेशन कैसे हट सकती है, या तो उनको माफ़ी मिल जाए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन हटा सकती है। फिर गाइस फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा था जो हमारे सीए सर है ना, वो बहुत इंटेलिजेंट थे, उन्होंने 20 ईयर्स में ही सीए फाइनल का एग्ज़ाम क्लियर आउट कर लिया था, तो वो उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा जब तक उनकी एज 21 ईयर्स नहीं हो जाती। फिर गाइस फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा था कि आईसीआई का कोई भी अगर उसको मिसकंडक्ट लगता है कि हमारे मेंबर ने करा है सॉरी गाइस, तो वो उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में से हटा सकती है। तो गाइस ये सेक्शन 8 हमने कवर करा था। तो आगे देखते हैं गाइस सेक्शन 2.2 गाइस कहता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2, मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस, यानी कि मेंबर कोई ऐसा काम कर रहा है गाइस, उस काम को देखते हुए, काम को मद्देनजर रखते हुए हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि वो ना प्रैक्टिस कर रहा है। तो ऐसे कौन कौन से काम है गाइस, कैटेगरी ए देख रहे हैं सबसे पहले हम। कैटेगरी ए में गाइस फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि वो ना अपने आप को अकाउंटेंट बताते हैं, या फिर वो ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज कर रहे हैं, या फिर वो कंपाइलेशन प्रोसीजर्स कर रहे हैं। कंपाइलेशन प्रोसीजर्स कौन से होते हैं गाइस, SRS, स्टैंडर्ड्स ऑन रिलेटेड सर्विसेज में हमने पढ़ा था, जब हमारा चार्टेड अकाउंटेंट कंपाइल करता था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपाइल करता था, ये वो वाला बात है। तो 3 हमने बातें यहाँ पर देखी, या तो अपने आप को वो अकाउंटेंट बताता है, या फिर कोई अकाउंटेंसी नेचर का वर्क करता है, या फिर थर्ड पॉइंट में क्या बोला उसने, या फिर ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज वैसे वाले काम करता है, या फिर वो कंपाइलेशन प्रोसीजर वाले काम करता है, या फिर लास्ट पॉइंट गाइस मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज वो देता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज गाइस? मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज क्या होती हैं, उसमें बहुत सारी आइटम्स लिखी हुई हैं, बट मैंने क्या किया गाइस, आपके लिए कुछ पर्टिकुलर आइटम सिलेक्ट करी हैं जो एग्जाम्स में हाईली वहाँ पे लग जाती हैं, ये सिचुएशंस हमारे को देखने को मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है गाइस ट्रेनिंग
ट्रेनिंग, कि वो किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में अगर एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दे रहा है तो वो भी मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में ही आएगा। फिर या वो उनके एचआर डिपार्टमेंट को या फिर उनके वहाँ पे इंटरनल कंट्रोल डिज़ाइन कर रहा है या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इन्वेस्टमेंट की काउंसलिंग कर रहा है। गाइस यहाँ पर ध्यान रखेंगे, मैंने वर्ड यूज़ किया इन्वेस्टमेंट की काउंसलिंग, नोट पोर्टफोलियो मैनेजर। पोर्टफोलियो मैनेजर गाइस नहीं आएगा यहाँ पर, मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट की काउंसलिंग। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग? सपोज I have 1 crore rupees in my pocket. Now I want to invest in some share market. So मैं अपने CA सर को फ़ोन लगाता हूँ, हेलो CA सर मेरे पास ना 1 करोड़ रुपए आ गए हैं, मेरे को ना लॉटरी लग गई है, मेरे को प्लीज़ बता दो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ। CA सर कहते हैं ठीक है रुको होल्ड करो फ़ोन, मैं गूगल ओपन करता हूँ, गूगल देखता हूँ कंपनी की क्या स्टेटस चल रहा है, मैं देखकर आपको बताता हूँ। तो फटाफट से ना CA सर हमारे गूगल देखते हैं और वहाँ पर उनको जो भी अच्छी कंपनीज लगती है वो उनको सजेस्ट कर देते हैं। तो गाइस दिस इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज। व्हाट डू यू मीन बाय पोर्टफोलियो मैनेजर? गाइस इन पोर्टफोलियो मैनेजर हम बोलते हैं हेलो CA सर बोल रहे हैं, आप हमारी कंपनी में ना आ जाइए, हम आपको 50,000 रुपये पर महीना देंगे। अच्छा CA सर, अब CA सर बात कर रहे हैं, हेलो क्या काम है आपकी कंपनी में, बताइए मेरे को। तो अब क्लाइंट बोल रहा है सर हमारी कंपनी में काम कुछ ज़्यादा नहीं है, हमें ना सिर्फ अपना जो पोर्टफोलियो है ना, हमारा जो शेयर्स इन्वेस्ट करे हुए हैं ना, हमारे को ना सिर्फ वो देखने, आप ना उनको देख लेना कि वो ठीक से इन्वेस्ट हैं या उसको कहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ पे पैसा लगाना है, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। फिर आप CA सर बात कर रहे हैं, नहीं मैं ये सब काम नहीं करता, आपको अगर कोई एडवाइजरी सर्विस लेनी है, कोई मेरे से सुझाव लेना है तो वो आप ले लीजिए, मैं किसी के अंडर काम नहीं करता। तो ये CA तो ये गाइस CA सर बोल रहे थे अभी, CA सर बोलते हैं कि मैं किसी के अंडर काम नहीं करता, आप मेरे से एडवाइस लेना है तो ले सकते हैं। तो गाइस ये चीज़ हमने देखी यहाँ पर। उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं, तो एक आप यहाँ पे एक बार रीड आउट करते हैं फटाफट से गाइस। होल्ड हिमसेल्फ एज अकाउंटेंट, वो अपने आप को अकाउंटेंट बताता है, या फिर वो ऑडिट रिलेटेड सर्विसेज करता है, या फिर वो अकाउंटिंग प्रोसीजर्स कर रहा है एज पर SRS, फिर या फिर वो अकाउंटेंसी नेचर का कोई वर्क कर रहे हैं, या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है इंसेंटिव प्लान, फिर पर्सनल रिक्रूटमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग प्रोग्राम, एडवाइजरी टू पब्लिक इशू, इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग, इंश्योरेंस ब्रोकरेज। तो गाइस ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट हमने देखे सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 में, मेंबर डीम टू बी इन प्रैक्टिस में। कैटेगरी फर्स्ट देखी गाइस। अब कैटेगरी देखते हैं हम 2, कैटेगरी देखते हैं गाइस 2। कैटेगरी 2 में हम क्या बोलते हैं गाइस, देखिए यहाँ पे कैटेगरी 2 देखते हैं गाइस। when he accept any of the following in professional capacity along with fees, इनमें से कोई भी चीज़ अगर वो फीस के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं हमारे CA सर, तो उनको एज ए प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। इसमें क्या है गाइस, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर, लिक्विडेटर, रिप्रेजेंटेटर, और टैक्स रिप्रेजेंटेटर, सब टेटर है गाइस, टेटर लास्ट में OR आता है। लिक्विडेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर, टैक्स रिप्रेजेंटेटर और कॉस्ट रिप्रेजेंटेटर। तो ये सब टेटर गाइस आपको याद रखने हैं। लिक्विडेटर, आर्बिट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर, रिप्रेजेंटेटर कौन सी फील्ड्स में, टैक्स में, कॉस्ट में, फाइनेंस में। एक बार दोबारा बोलेंगे मेरे साथ, एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रेटर, एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर, लिक्विडेटर। गाइस दोबारा बोलिए, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर, लिक्विडेटर एंड रिप्रेजेंटेटर कौन सी 3 फील्ड्स में, कॉस्ट में, फाइनेंस में और टैक्सेशन में। तो गाइज ये फर्स्ट पॉइंट हमने देखा। या फिर उनकी अपॉइंटमेंट कर लेती है CG और सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या फिर वो एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं, तो उस केस में उनको मान लिया जाएगा कि वो एज ए प्रैक्टिस, उनको मतलब CA इन प्रैक्टिस मान लिया जाएगा। फिर गाइस लास्ट में एक ये स्टार मार्क करा हुआ पॉइंट देखिए, बट इफ सच अपॉइंटमेंट इज ऑन सैलरी कम फुल टाइम बेसिस, सैलरी एंड फुल टाइम बेसिस,
तो उस केस में ही इज़ नॉट डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस, उस केस में उनको प्रैक्टिस में नहीं माना जाएगा। तो गैस इसी के साथ हमने सेक्शन अपना कौन सा कंप्लीट किया, सेक्शन कौन सा कंप्लीट किया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 किसके बारे में बोलता था ये, आवर चार्टेड अकाउंटेंट्स आर डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस when he is deemed to be in practice if he is doing the following services. In this particular section we have covered two categories, category A and category B. category A में गाइस कुछ हमारे को कैटेगरीज वहाँ पे इन्वॉल्व थी, 5 तरह की कैटेगरी थी। एक बार दोबारा से फटाफट मेरे साथ देखिए कौन कौन सी थी। सबसे पहला था गाइस, सबसे पहली कौन सी कैटेगरी थी, या तो वो अपने आप को अकाउंटेंट बताता है, या फिर ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज वाला कोई काम करता है, या फिर कंपाइलेशन प्रोसीजर्स करता है, या फिर ऑडिट एंड रिलेटेड सर्विसेज का वाला काम करता है, और या फिर कोई अकाउंटेंसी नेचर का कोई काम करता है, या फिर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज देता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में हमने 3-4 चीज़ें देखी थी, या फिर वो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा है, या फिर पब्लिक इशू पे एडवाइजरी सर्विसेज दे रहा है, और या फिर वो क्या कर रहा है गाइस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देख रहा है, या फिर वो वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहा है उनके एम्प्लॉयज़ को। तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज में आती हैं। फिर उसके बाद हमने कैटेगरी बी देखी गाइस, कैटेगरी बी में टेटर देखा हमने, एडमिनिस्ट्रेटर, एग्जीक्यूटर, लिक्विडेटर और रिप्रेजेंटेटर 3 चीज़ों में हमने देखा, टैक्स में, कॉस्ट में, फाइनेंस में। या फिर उनकी अपॉइंटमेंट जो करी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने करी है, और वो एज ए सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं। अगर वो ये सारी चीज़ें काम करते हैं सैलरी बेसिस पर और फुल टाइम बेसिस पर, तो हम उनको डीम टू बी इन प्रैक्टिस नहीं मानेंगे। तो गैस ये सेक्शन हमने सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 कवर कर चुके हैं। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन 5, क्लासेस ऑफ मेंबर्स। फर्स्ट इज एसोसिएट मेंबर एंड सेकंड इज फेलो मेंबर। गाइस जैसे हम सीए का फाइनल का एग्ज़ाम पास करते हैं ना, तो उसके बाद जब हम मेंबरशिप नंबर के लिए अप्लाई करते हैं ना, तो उसके बाद सीधा हमारा नाम जो है ना ROM में जाता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में जाता है। तो हम उसी टाइम पे एसोसिएट फेलो मेंबर्स इंस्टीट्यूट के बन जाते हैं, एसोसिएट मेंबर बनते हैं गाइस, फेलो नहीं, एसोसिएट मेंबर हम इंस्टीट्यूट के उसी टाइम पर बन जाते हैं। उसके बाद गाइस फेलो मेंबर बनने के लिए हमारे को क्या करना पड़ता है, 5 साल कंटिन्यूस 5 साल हमारे को इंडिया में प्रैक्टिस करनी पड़ती है। या तो फिर हम ये प्रैक्टिस करें, या फिर उन 5 सालों में हमने कोई ऐसी क्वालिफिकेशन गेन कर ली गाइस, हमने प्रैक्टिस नहीं करी लेकिन तब भी हमारे को फेलो मेंबरशिप कंपनी की ICAI की मिल गई। कैसे मिली, हमने कोई IAS का एग्जाम टॉप कर दिया गाइस, इंस्टीट्यूट को देना ही पड़ेगा गाइस, इंस्टीट्यूट की मजबूरी है। हमारा जो इंस्टीट्यूट का मेंबर है वो बहुत उसकी न्यूज़ में खबरें आ रही है हर जगह, उसको फेलो मेंबर देना ही पड़ेगा। तो गाइस इस केस में 2 केस हमने देखे, या तो वो प्रैक्टिस कर ले 5 साल इंडिया में, प्रैक्टिस नहीं कर सकता तो कोई ऐसा बड़ा एग्जाम पास कर ले कि इंस्टीट्यूट को वहाँ पर उसको जो है इंस्टीट्यूट को देना ही देना पड़ जाए। तो गाइस फिर देखिए उसके बाद यहाँ पर देखा, फिर उसके बाद देखा वंस ए मेंबर बिकम FCA, एक बार अगर फेलो मेंबर बन जाता है उसके बाद वो लाइफ टाइम तक रहता है। तो गाइस सेक्शन 5 हमने खत्म करा। इसमें क्या पढ़ा, एसोसिएट मेंबर एंड फेलो मेंबर। एसोसिएट मेंबर गाइस कौन होते हैं, जैसे उनका नाम, जैसे हम CA फाइनल का रिजल्ट पास करते हैं उसके बाद जब हम मेंबरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा नाम सीधा ROM में चले जाता है। उसके बाद गाइस हम बात करते हैं फेलो मेंबर की, पहले हमने बात करी एसोसिएट मेंबर की, अब हम बात कर रहे हैं फेलो मेंबर की गाइस। फेलो मेंबर कब बनता है, या तो सबसे पहले वो होना चाहिए एसोसिएट मेंबर होते हुए वो 5 साल इंडिया में प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस करने के बाद वो ICAI को एप्लीकेशन देगा कि सर इंस्टीट्यूट जी मैंने ना 5 साल इंडिया में प्रैक्टिस कर ली है, मेरे को प्लीज़ अपना फेलो मेंबर बना लीजिए। उसके बाद गाइस क्या होगा, इंस्टीट्यूट उनको फेलो मेंबरशिप ग्रांट कर देगा गाइस। उसके बाद गाइस क्या होगा, अगर तो ये केस नहीं होता, अगर वो प्रैक्टिस नहीं उसने करी होती 5 साल तो क्या होगा, अगर वो कोई ऐसा एग्जाम पास कर लेता है, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन गेन कर लेता है जिसकी वजह से इंस्टीट्यूट को उसको फेलो मेंबरशिप देनी पड़ जाती है। तो ये 2 केस हमने देखे क्लासेस ऑफ मेंबर्स में। नाउ मूविंग ऑन टू सेक्शन नंबर 7।
सेक्शन नंबर 7 हमारे को कहता है गाइस डेजिग्नेशन बाय सीए, कि वो सीए सीए साहब मिस्टर राम जो अभी अभी सीए बने हैं वो क्या अपने नाम के साथ सीए लगा सकते हैं। तो गाइस फर्स्ट पॉइंट में वो बोलता है एनी सीए वेदर इन प्रैक्टिस और नॉट इन प्रैक्टिस इज एलिजिबल टू यूज प्रीफिक्स सीए बिफोर इट्स नेम। गाइस मिस्टर राम जी चाहे जॉब में जाएं, चाहे प्रैक्टिस में जाएं, चाहे जॉब में जाएं, चाहे प्रैक्टिस में जाएं, वो अपने नाम के साथ चार्टेड अकाउंटेंट यूज कर सकते हैं। गाइस फिर उसके बाद बोलता है वो कि ऐसा मेंबर जो प्रैक्टिस में नहीं है, वो सिर्फ जॉब करता है, तो वो अपनी डेजिग्नेशन अदर देन चार्टेड अकाउंटेंट भी यूज कर सकता है अपने नाम के साथ। फिर उसके बाद गाइस वो बोलता है कि कोई ऐसा पर्सन जो प्रैक्टिस में है और प्रैक्टिस में होते हुए गाइस वो पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट एलिजिबल टू यूज any designation whether in addition or substitution of चार्टेड अकाउंटेंसी। गाइस मेरी बात ध्यान से सुनिए, जो ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस करते करते वो अपने जो विजिटिंग कार्ड के ऊपर गाइस अपनी डेजिग्नेशन को उसको चार्टेड अकाउंटेंट दिखाना कंपलसरी हो जाएगा। वो या तो चार्टेड अकाउंटेंट के अलावा या उसके साथ कोई एनी अदर डेजिग्नेशन नहीं दिखा सकता। फिर गाइस बात करते हैं क्या वो अपनी डिग्रीज दिखा सकता है कि मैंने भैया एमकॉम किया है, सीएस पास करा है, मैंने बीबीए की है, सीबीए की है, XYZ की है, MWQ की है। हाँ गाइस वो दिखा सकता है। तो उसका कार्ड कैसे बनेगा, उसका जो विजिटिंग कार्ड हम बनाते हैं एक चार्टेड अकाउंटेंट का, देखते हैं कैसे बनाते हैं गाइस। दिख रहा है आपको गाइस? तो यहाँ पर लिखते हैं XYZ, चलो फर्म का नहीं लिखते गाइस, प्रोप्राइटरशिप का बनाते हैं, प्रोप्राइटरशिप का कार्ड बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड। यहाँ पर लिख देते हैं गाइस राम मोहन FCA CS MCOM BCOM BBA BCA XYZ MWQ, कुछ भी लिख लीजिए गाइस, कुछ भी लिख लीजिए। बट यहाँ पर बड़ा बड़ा चार्टेड अकाउंटेंट्स ही लिखना होगा। क्या इसके साथ हम कंपनी सेक्रेटरी लिख सकते हैं या फिर इसको हटाकर कंपनी सेक्रेटरी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो गाइस ये हमने देखा सेक्शन 7 में। उसके बाद गाइस एक बार पढ़ लेते हैं। ऑल मेंबर्स कैन यूज प्रीफिक्स सीए बिफोर देयर नेम्स। तो ऑल मेंबर्स वेदर प्रैक्टिस वेदर इन जॉब, सबको प्रीफिक्स सीए यूज करना कंपलसरी है। उसके बाद मेंबर्स नॉट इन प्रैक्टिस में यूज एनी अदर डेजिग्नेशन देन चार्टेड अकाउंटेंट। जो एनी अदर मेंबर्स नॉट इन प्रैक्टिस कैन यूज एनी अदर डेजिग्नेशन वो यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मेंबर्स इन प्रैक्टिस not allowed to use any designation other than whether in addition or substitution। फिर उसके बाद guys allowed to write down letters showing membership of approved bodies, that is they can write down degree after their name, डिग्री वो लिख सकते हैं guys। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है हमारे को, members in practice who are having practicing rights from more than one institute। गाइस सपोज कीजिए वो एक ऐसा चार्टेड अकाउंटेंट है, राम मोहन जी ऐसे चार्टेड अकाउंटेंट हैं। वो चार्टेड अकाउंटेंट तो हैं ही हैं, साथ में वो एडवोकेट भी है। ओ माय गॉड, कितनी पढ़ाई की होगी उन्होंने, है ना गाइस। राम मोहन जी चार्टेड अकाउंटेंट तो है ही हैं, साथ में वो एडवोकेट भी हैं। तो इस केस में वो हमारा इंस्टीट्यूट कहता है ठीक है आप दो मेंबरशिप राइट्स ना, मेंबरशिप जो है आप ले सकते हो, दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे को, आप दो मेंबरशिप ले लो। बट ना अप्रूवल ले लेना, सब्जेक्ट टू अप्रूवल ले लेना। उसके बाद गाइस वो बोलते हैं हमारे
हमारा क्लोज बोलता है, हमारा आईसीआई बोलता है कि जो भी काम आप चार्टेड अकाउंटेंट वाला करोगे ना, चार्टेड अकाउंटेंट वाला यानी कि सेक्शन 22 वाला कोई भी काम करोगे ना, तो आपको ना डेजिग्नेशन में चार्टेड अकाउंटेंट ही लिखना होगा, चार्टेड अकाउंटेंट ही लिखना होगा। आप एडवोकेट ना नहीं लिख सकते, आप एडवोकेट ना नहीं लिख सकते गाइस। उसके बाद एक फ्रेश पॉइंट, नया पूरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। सपोज हमारे जो सीए सर है ना, सीए राम मोहन, उनको ना किसी मिसकंडक्ट की वजह से उनकी सीओपी ना उनको सरेंडर करनी पड़ जाती है, इंस्टीट्यूट को वो सरेंडर कर देते हैं अपनी सीओपी गाइस, वो अपनी सरेंडर कर देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास एक और मेंबरशिप राइट है, वो कौन सा है गाइस? वो एडवोकेट भी है। तो क्या करते हैं, उनके पास ना एक पहले से क्लाइंट था, जब वो चार्टेड अकाउंटेंट थे ना, जब उनके पास सीओपी थी ना, तो एक क्लाइंट था, उसका ना केस चल रहा था एक आईटी डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उनका एक केस चल रहा था गाइस। तो अब उनके पास बीच में उनकी सीओपी छीन ली, वो रिश्वत लेते हुए गाइस पकड़े गए थे, उनकी सीओपी सरेंडर उनको करनी पड़ी। उस केस में ये क्लाइंट इनके पास आता है कि सर प्लीज़ मेरा काम तो कंप्लीट करो, ऐसे कैसे आप छोड़ सकते हो? तो यहाँ पे सीए राम मोहन जी कहते हैं हाँ मैं आपका काम जरूर करूंगा, मेरे पास भाई मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट आपको पता होगा गाइस, इनकम टैक्स एपिलेट ट्रिब्यूनल्स में वो प्रेजेंट कर सकता है, अपने रिप्रेजेंट कर सकता है अपने क्लाइंट को। तो इस केस में वो कहता है ठीक है मैं तो करूंगा, मेरे पास देख लो एडवोकेट मेंबरशिप कार्ड है मेरे पास, मैं एडवोकेट हूँ, मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो करूंगा। आईसीआई कहता है आप ना ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे नहीं चलने वाला मिस्टर सीए बाबू, ऐसे नहीं चलने वाला। आईसीआई कहता है ऐसे नहीं कर सकते। तो गैस ये हमने केस देखा पूरा जो ये था। आप इसको आप एक बार रीड आउट कर लेंगे, आपको समझ आ जाएगा। गाइस अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे ना, तो प्लीज़ एक बार मेरे को बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में कि हमारे को अगर नोट्स चाहिए तो मैं वहाँ पर आपका लिंक शेयर, इनको पीडीएफ में करके लिंक शेयर कर दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक है गाइस, उसके बाद हम देखते हैं सेक्शन नंबर 27। गाइस अभी तक हमने कितने सेक्शन कवर करे? 3 सेक्शन। सबसे पहला सेक्शन गाइस कौन सा था? गाइस बताइए जल्दी बताइए। सबसे पहला सेक्शन था गाइस सेक्शन नंबर 8 डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता था। फिर उसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 ये डीम टू बी इन प्रैक्टिस के बारे में बात करता था। फिर उसके बाद हमने सेक्शन पढ़ा 5, सेक्शन 5 किसके बारे में बात करता था? क्लासेस ऑफ मेंबर्स के। फिर सेक्शन 7 हुआ डेजिग्नेशन बाय चार्टेड अकाउंटेंट। तो अभी तक हमने कितने सेक्शन कवर करिए? 4 सेक्शन कवर करे हमने। तो गाइस सबसे पहला सेक्शन कौन सा था? सेक्शन 8 जो कि डील करता था डिस्क्वालिफिकेशन से। उसके बाद सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 डीम टू बी इन प्रैक्टिस। उसके बाद गाइस हमारे पास सेक्शन आया कौन सा? सेक्शन 5 जो डील करता है क्लासेस ऑफ मेंबर से। उसके बाद हमारे पास सेक्शन आया 7 किससे डील करता है? डेजिग्नेशन बाय चार्टेड अकाउंटेंट। इसको रिवाइज करते रहेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उसके बाद हम देखते हैं नया सेक्शन 27 मेंटेनेंस ऑफ ब्रांच ऑफिस बाय प्रैक्टिसिंग मेंबर्स। तो गाइस इसमें सबसे पहले पॉइंट आपको बोलता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑफिस ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट। ऑफिस ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट कौन सा होता है? फिर क्लोज में हमारे को बताता है कि वो ऑफिस होता है जो चार्टेड अकाउंटेंट का वो ऑफिस कहलाता है जहां पर ना उसके ऑफिस के जहां पर भी किसी प्लेस के बाहर उसकी फर्म का बोर्ड लगा हुआ है ना, बोर्ड एफिक्स्ड है, उस प्लेस को हम चार्टेड अकाउंटेंट का ऑफिस बोलते हैं। या फिर उसका पर्टिकुलर प्लेस का एड्रेस उसने अपनी प्रोफेशनल स्टेशनरी में गिवन करा हुआ है, तो भी हम उसको चार्टेड अकाउंटेंट का ऑफिस बोलेंगे। फिर उसके बाद बोलता है गाइस क्या वो चार्टेड अकाउंटेंट जी अपने घर के बाहर अपनी फर्म का बोर्ड लगा सकते हैं? तो नहीं लगा सकते। फर्म के बाहर वो अपनी घर के बाहर वो अपनी चार्टेड अकाउंटेंसी का फॉर्म नहीं लगा सकते। उनको क्या वो अपने नाम का बोर्ड लगा सकते हैं कि सीए राम मोहन का बोर्ड लगा सकते हैं? हाँ जी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या होगा गाइस ये हमने सीख लिया। अब उसके बाद वो कहता है क्या नंबर ऑफ ब्रांच ऑफिसेज कितने जो चार्टेड अकाउंटेंट है वो खोल सकता है, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस वो ओपन कर सकता है। तो गाइस इंस्टीट्यूट ने इसके लिए हमारे को कहा कि आप जितने मर्जी ब्रांच ऑफिस सेटअप कर लीजिए, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट सब्जेक्ट टू एवरी ब्रांच ऑफिस इज इंचार्ज्ड बाय ए सेपरेट चार्टेड अकाउंटेंट, whether he is a partner of the firm or whether he is an employee। एम्प्लॉय कैसा
कैसा होना चाहिए गाइस, एम्प्लॉय कैसा होना चाहिए, आइदर ही रिसाइड्स इन द सिटी वेयर द प्लेस वेयर द ऑफिस सिचुएटेड और he resides in the city at least 182 days in the previous year। गाइस या तो उसका घर ही वहीं पर हो, सपोज हमारी फर्म भी गाइस ऐसे ही थी। आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारी फर्म में गाइस क्या था, हमारी फर्म दिल्ली बेस्ड फर्म थी, लेकिन उनका ना ब्रांच ऑफिस एक उड़ीसा में था। उनका ब्रांच ऑफिस, सॉरी उड़ीसा में नहीं गाइस, भुवनेश्वर में उनका ब्रांच ऑफिस था। तो ब्रांच ऑफिस में गाइस एक वहाँ का ही चार्टेड अकाउंटेंट था जो उनको पार्टनर बनाया था, वो वहाँ के उस ब्रांच ऑफिस के इंचार्ज थे गाइस, उस ब्रांच ऑफिस के इंचार्ज थे। तो वो उसका पूरा वहाँ पर हैंडल करते थे। तो उसने बोला या तो वहाँ पर रहते हो, ठीक है, हमारे केस में, हमारी फर्म के केस में वो वहाँ पर रहते थे भुवनेश्वर में, तो इसलिए वैलिड था। या फिर अगर वो नहीं रहते दिल्ली से हमने किसी को भेजा है, तो मिनिमम 182 डेज वो वहीं पर रहेंगे गाइस। तो ये भी हमने देख लिया, मिनिमम नंबर ऑफ ब्रांच ऑफिस भी देख लिया और कैसे इसको हैंडल करते हैं वो भी देख लिया। उसके बाद गाइस एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, एक्सेप्शन आता है कि इस केस में ना सेपरेट सीए इंचार्ज की ना ज़रूरत नहीं है, हमारे को ज़रूरत नहीं है सेपरेट सीए इंचार्ज की। तो वो कौन से केस हैं गाइस, जब हमारा जो मेंबर है ना वो हिली एरियाज़ में, यानी कि जो बर्फीले इलाके हैं वहाँ पर ऑपरेट करता है, उस केस में वो प्लेन्स पर विंटर में, सर्दियों में वो हमारे जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर अपना ऑफिस सेटअप कर सकता है। फिर उसके लिए बोला जो मिनिमम पीरियड जो उसको दिया है ना वो सिर्फ 3 महीने तक ही प्लेन पर आ सकता है, उसके बाद वापस उसको अपने हिली एरियाज पर जाना पड़ेगा। फिर वो बोलता है कि जो बोर्ड है ना, बोर्ड फर्म का, वो दोनों जगह पर लगा रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वो बोलता है कि जो टेम्परेरी ऑफिस, जहां पर उसने प्लेन में आकर अपना टेम्परेरी ऑफिस खोला है ना, उसका एड्रेस वो प्रोफेशनल स्टेशनरी पे नहीं देगा। फिर उसके बाद गाइस बोलता है कि कोई कोरस्पोंडेंट ना, यानी कि कोई आर्टिकल को ना हम हिली एरियाज पे वाले ऑफिस पर ना छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर एक लास्ट पॉइंट आता है गाइस, आने से पहले हिली एरियाज से प्लेन एरियाज से आने से पहले और प्लेन एरिया से हिली एरियाज को जाने की तरफ हमें आईसीआई को इन्फॉर्म करके आना है, इन्फॉर्म करके जाना है, आईसीआई को इन्फॉर्म करते रहना है, आना है, जाना है, आईसीआई को इन्फॉर्म करते रहना है, आना है, जाना है, आईसीआई को इन्फॉर्म करते रहना है। तो गाइस ये हमने देखा। उसके बाद गाइस हम देखने वाले हैं पहला केस गाइस हमने एक्सेप्शन में टेम्परेरी ऑफिस का देखा। फिर दूसरा केस गाइस हम देखने वाले हैं यहाँ पे सेकंड ऑफिस का। सेकंड ऑफिस या तो सेम प्रीमाइसिस में हो, या फिर सेम सिटी में हो, या फिर विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफ सिटी इन विच फर्स्ट ऑफिस इज सिचुएटेड। इसको गाइस एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले फर्स्ट 2 पॉइंट्स देखिए गाइस। हमारा ना दिल्ली में हम दिल्ली में रिसाइड करते हैं, दिल्ली में हमारा घर है। तो गाइस दिल्ली में ना एक प्लेस है नेहरू प्लेस, आप सब ने लोगों ने सुना होगा जो दिल्ली में रहते हैं। तो वहाँ पे ना गाइस बड़े बड़े टावर्स हैं। अच्छा, नेहरू प्लेस छोड़ देते हैं, एक सीपी है, कनॉट प्लेस गाइस एरिया है, वहाँ पे भी बड़े बड़े टावर्स हैं। तो गाइस टावर ऐसे होते हैं, उसमें ना छोटे छोटे ऑफिसेस होते हैं। तो गाइस वो कहता है अगर हमारा एक ही बिल्डिंग में ना, एक ही टावर में छोटे छोटे प्रीमाइसिस हैं तो उस केस में सेपरेट सीए इंचार्ज की ज़रूरत नहीं है भैया, नहीं है। वो क्या कर सकता है, वो ऊपर नीचे तो कर सकता है ना। अगर एक ही बंदा वहाँ पर है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर क्लाइंट नीचे आ जाता है तो वो नीचे चला जाएगा, अगर ऊपर चलाता है तो वो ऊपर चला जाएगा गाइस। तो इस केस में सेपरेट सीए इंचार्ज की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि हमारा जो ऑफिस है ना वो सेम सिटी में ही है, दिल्ली में ही हमने एक और ऑफिस खोल लिया, तो उस केस में भी सेपरेट सीए इंचार्ज की ज़रूरत नहीं है। या फिर वो कहता है कि हमारा सपोज दिल्ली में ना ऑफिस है और हम ना एक ना ऑफिस खोलने वाले हैं हरियाणा में हम एक ऑफिस ना खोलने वाले हैं गाइस। तो उसके लिए वो कहता है जहाँ पर हमारा दिल्ली में ऑफिस सिचुएटेड है ना, विद इन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम म्यूनिसिपल लिमिट ऑफ सिटी इन विच फर्स्ट ऑफिस इज सिचुएटेड। हमारा दिल्ली में ना गाइस नेहरू प्लेस में हमारा ना ऑफिस सिचुएटेड है, ठीक है। तो हम गाइस क्या करेंगे, हम नेहरू प्लेस से यहाँ तक का डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम अपनी लिमिट्स, जहाँ पर हमारा दिल्ली का एरिया ख़त्म होता है ना गाइस, जहाँ पर बॉर्डर होता है ना,
जहाँ पर दिल्ली का बॉर्डर है, बॉर्डर से गाइस, बॉर्डर से हम एरिया देखेंगे, बॉर्डर से एरिया देखेंगे, अगर वो 50 किलोमीटर के अंदर अंदर रहता है तो इट्स गुड, कोई सेपरेट सीए इंचार्ज की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ हमारी फर्म, ये पूरा एरिया ना गाइस दिल्ली है, ये पूरा एरिया दिल्ली है। हमारी फर्म कहाँ पे है? नेहरू प्लेस में। हमारी फर्म कहाँ पे है? नेहरू प्लेस में। गाइस यहाँ पर एक एरिया है बदरपुर बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर, ये दिल्ली का कॉर्नर है गाइस, दिल्ली का कॉर्नर है। फिर इसके साथ ही ना एक जगह लगती है फरीदाबाद, फरीदाबाद आप सबने सुना होगा गाइस, फरीदाबाद एक एरिया है। तो गाइस बदरपुर बॉर्डर से ना फरीदाबाद का एरिया हमें देखना होगा, जहाँ पर फरीदाबाद में हमारा ऑफिस है ना, वहाँ से बदरपुर से फरीदाबाद तक का जहाँ पर हमारा ऑफिस है वहाँ तक का डिस्टेंस देखना होगा। अगर वहाँ तक का डिस्टेंस 50 किलोमीटर से कम है ना तो हमारे को सेपरेट सीए इंचार्ज की ज़रूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो गाइस इसी के साथ हमने पूरे सेक्शन जितने भी थे इंपॉर्टेंट सेक्शंस वो कवर करे प्रोफेशनल एथिक्स के। तो गाइस शेड्यूल 1 फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 1 का हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे, पूरा प्रोफेशनल एथिक्स कवर करेंगे। सो प्लीज़ जितने भी 4-5 पार्ट्स बनेंगे प्लीज़ इनको ज़रूर देखिए। इसके बाद जो भी हम करेंगे ना, जितने भी आप क्वेश्चन कर लीजिएगा प्रैक्टिस मैनुअल से, स्कैनर से, जिससे जहाँ से मर्जी कर लीजिएगा, हम भी ट्राई करेंगे कि कुछ क्वेश्चन उसको सॉल्व आउट करेंगे यहीं पर। गाइस सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और लिमिटेड पढ़ाई करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, उससे हमारे 90% अबव क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सो गाइस ट्रस्ट रखिएगा, बिलीफ रखिएगा, फेथ रखिएगा, जो पढ़ेंगे अच्छा पढ़ेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ेंगे, एग्ज़ाम में आने वाला ही पढ़ेंगे, आलतू फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। इफ़ यू नो लाइक अवर वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। गाइस शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग, बिकॉज इफ़ समवन इज़ अगर किसी को इस टाइम पर ज़रूरत है इस पर्टिकुलर लेक्चर की, और अगर हम उसको, उस पर्टिकुलर पर्सन को वो लेक्चर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे और हमारे को पता है कि यहाँ पर ये अवेलेबल है, तो गाइस इट्स वेरी 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 एक अच्छा सा अंदर से ना एक फीलिंग अच्छी नहीं आती गाइस। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए गाइस लोगों की, जितनी हो सके, जितने हम कैपेबल हैं हमारे को दूसरों की हेल्प करनी चाहिए गाइस, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। बिकॉज गाइस अगर हम किसी की हेल्प करते हैं ना तो एक टाइम ऐसा आता है लोग हमारी भी हेल्प करते हैं। सो गाइस शेयरिंग इज़ ऑलवेज केयरिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच गाइस। थैंक यू।